नमस्कार साथियों, मैं हमीर द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 6 की जियोग्राफी पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान। पृथ्वी हमारा आवास नाम से ये किताब है, कक्षा 6वीं की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसकी विषय सूची देख लीजिए। यहाँ पे 8 चैप्टर हैं टोटल। हम एक एक करके सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इसका फर्स्ट लेसन है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, आसमान में ये सभी तारे भरते जाते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब सूर्यास्त के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें आसमान में कई सारी चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं। इनको देख करके कैसा लगता है कि जैसे आसमान में हीरे जड़े हुए हैं। उनमें भिन्नता ये बताई जा रही है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो खुद से टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तारे भी हमें दिखाई देते हैं या कुछ ऐसे भी पिंड हमें दिखाई देते हैं जो औरों तक की तरह टिमटिमाते नहीं हैं। चंद्रमा के समान चमकते हैं, ज़्यादा और टिमटिमाते नहीं हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा हर दिन अलग अलग या तो छोटा छोटा मतलब धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई पड़ता है या फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हमें फुल मून दिखाई देता है। दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अमावस्या किस दिन होती है, जिस दिन मून होता ही नहीं है आसमान में। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आसमान का अवलोकन किस दिन ज़्यादा अच्छी तरह से किया जा सकता है, जिस दिन फूल नहीं होता, यानी कि अमावस्या के दिन ज़्यादा साफ आसमान दिखाई देता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की वजह से उसका तेज इतना तेज होता है कि उसकी वजह से हम बाकी चीज़ों को नहीं देख सकते आसमान में। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये सभी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। मतलब जितने भी चीज़ें, सूर्य हो गया, चाँद हो गया, उसके अलावा तारे, उल्का पिंड हो गया, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसको सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो तारा क्या होता है? जिसका आकार काफ़ी बड़ा हो, उसके खुद का प्रकाश होता है, खुद की उसकी ऊष्मा होती है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कोई वस्तु हमसे जितनी दूर होती है वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती है। इसी वजह से क्या होता है, ये सभी जितने भी पिंड हमें दिखाई देते हैं आकाश में, ये सभी हमसे बहुत दूर होते हैं। इसकी वजह से इनका आकार छोटा होता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से खड़े सभी वस्तुएं, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं क्या होती हैं? छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा होता है, वो भी छोटा होता है। बल्कि हेलीकॉप्टर उससे थोड़ा नीचे उड़ता है तो थोड़ा बड़ा हमको दिखाई देता है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कई तारे मिलकर के जब कोई समूह बनाते हैं तो समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? कई तारों के समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि का नाम आपने सुना होगा बचपन से लेकर भी कभी न कभी। ये हमारे भारत देश का एक महत्वपूर्ण मतलब वो माना जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए, सप्तऋषि। इसके साथ क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारे की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। बहुत आसानी सब
बहुत आसानी से पहचाने जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, यानी अर्सा मेजर या फिर बिग बियर का ही ये भाग है सप्तऋषि। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं रात में अगर देखेंगे तो। यहाँ पे देखिए ये लड़की जैसे देख रही है, ये लड़की अगर आसमान में देख रही है तो ये इसको क्या दिखाई दे रहे हैं, 7 तारे हैं, सप्तऋषि हैं। यहाँ से इसकी अगर सीध में देखा जाए तो काफ़ी आगे बढ़ने पर एक और पिंड हमें काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसको क्या कहते हैं, यही हमारा ध्रुव तारा कहलाता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, उत्तर दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर फिक्स रहता है, यानी कि वो एक ही जगह पे रहता है, हटता नहीं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इस चित्र में देखने पर क्या पता चलता है, सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है को देखें आगे, तो यहाँ पे आगे चल के हम ध्रुव तारा दिखाई देता है जो कि सबसे ज़्यादा चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ग्रह पिंड कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। हमारा पृथ्वी भी क्या है, ये ग्रह है जिसको प्लेनेट बोला जाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य भी क्या है, ये तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य दिए हैं, इसको देखते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अगर आपके पास एक शक्तिशाली दूरबीन है तो आप पृथ्वी से ही इन सभी छल्लों को देख सकते हैं। यहाँ पे एक सोलर सिस्टम दिया गया है। इस सोलर सिस्टम में अगर देखें तो यहाँ पे सन है, सबसे पहले सन दिया है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, फिर बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति के बाद इधर फिर हमारे पास शनि है और ये यूरेनस है। जो 4 ग्रह बाहर हैं इनको एक्सो प्लैनेट बोला जाता है, और ये जो 4 ग्रह स्टार्टिंग के हैं इनको इनर प्लैनेट बोला जाता है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, जैसे कि सौर मंडल हो गया, सोलर सिस्टम आजकल भी चल रहा है, ये सोलर पैनल लग रहा है, तो किससे संबंधित है, सूर्य से ही। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। यानी सोलर सिस्टम क्या है, सूर्य और उसके साथ सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये जो मिला करके सभी सौर मंडल कहलाते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का आप निर्माण कर सकते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह मतलब एक सैटेलाइट है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा क्या करता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो क्या होता है कि सभी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं। टोटल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल क्या होता है, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य कहलाता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि कौन सा खिंचाव बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल या फिर अभिकेंद्रीय बल इसको क्या करता है, एक साथ बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है।
सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह क्या होता है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका यहाँ पे दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। इससे आसान है, आप नॉर्मल नाम भी याद रख सकते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं। क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि दूसरी भाषा में यूज हो रहे हैं, उनको हम अपनी भाषा में उपयोग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जैसे कि ये मान लीजिए जियो है, जियो के साथ कई शब्दों को जोड़ दिया, मतलब शब्दों को जोड़ करके उसके अलग अर्थ निकाले जाते हैं। जैसे जियो के साथ जब लॉजी जोड़ा जाता है तो पृथ्वी का अध्ययन, जियो के साथ जब मेट्री ऐड किया जाता है तो पृथ्वी का मापन, जियो के साथ जब ऑइड जोड़ा जाता है तो पृथ्वी के आकार का अनुरूप यहाँ पे निकल के आ जाता है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। हम भी बचपन में जब आसमान देखा करते थे तो हमारे अंदर भी उत्सुकताएं उत्पन्न होती थी। इसी तरह जो भी वैज्ञानिक या खगोल शास्त्री थे उनके मन में भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को जितना ही खोजा जाता है उतने ही आश्चर्यजनक परिणाम उसके निकलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं, यानी वृत्त नहीं, ये दीर्घ वृत्ताकार यानी पैराबोला उसमें चक्कर लगाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट कहलाते हैं, यानी कक्षा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो याद रखिएगा, किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, कुछ समय तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, तो उसमें क्या निर्णय लिया कि कुछ समय पहले एक अन्य खगोलीय पिंड खोजा गया था जो कि 2003 में खोजा गया था। उसका नाम क्या रखा गया? UB313 नाम उसका रखा गया। सीरस तथा प्लूटो, ये दोनों क्या है? बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह क्यों कहे जा सकते हैं? क्योंकि ग्रह की परिभाषा में वो फिट नहीं हो रहे थे, उससे आकार इनका काफ़ी छोटा है, इसलिए इनको क्या किया गया? ड्वार्फ प्लैनेट या फिर छोटे, मतलब ड्वार्फ प्लैनेट इसको नाम दे दिया गया कि आप बौने ग्रह हो। पृथ्वी के बारे में, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। ध्रुवों के पास यहाँ पे जैसे पृथ्वी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी, तो इसका ध्रुव ये मान लीजिए नॉर्थ हो गया और इसके नीचे साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या है? थोड़ी सी चपटी हुई है। यही कारण है इसके आकार को भू आव कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जियोइड, और हिंदी में भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये याद रखिएगा, फैक्ट है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जीवनदायिनी गैस है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे एक रोचक तथ्य दिया गया है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है।
अभी तक तो कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया है। हाँ, राकेश शर्मा का नाम आपने सुना होगा। तो कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे, नासा ने उनको भेजा था। और अभी हाल ही में एक और व्यक्ति हमारे यहाँ के हैं जो पायलट थे, उनको फिर से नासा के द्वारा भी भेजा गया है। तो अभी 2025 में नासा के द्वारा एक और भारतीय को कहाँ भेजा गया? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ISS में अभी हाल ही में भेजा गया है, इसी जून में। ठीक है। और चंद्रमा पे कोई भी भारतीय अभी तक नहीं गया है। अब आगे देखते हैं चंद्रमा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सूर्य कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। और चांद कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो आपने किया, देखा, दोनों की अलग अलग डिस्टेंस है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। उपग्रह किस तरह करता है? सबसे पहले रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाता है। फिर रॉकेट का पृथ्वी जब ये आसमान में जाता है तो रॉकेट क्या होता है? इसमें सैटेलाइट का पार्ट होता है और ये रॉकेट क्या है? सैटेलाइट से अलग हो जाता है ऊपर जाकर के और वो नीचे आकर गिर जाता है और सैटेलाइट वहीं आसमान में चक्कर लगाने लगता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का हमें एक भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो 27 दिनों में क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उसी टाइम में वो अपने खुद की धुरी में भी चारों तरफ घूम जाता है। इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब भी आप देखेंगे चंद्रमा को तो वहाँ पे काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं, जिसको बचपन में क्या बोला जाता था कि वहाँ पे किसी का पेड़ है, या कोई बोलता था कि वहाँ पे कोई दादी माँ है वो चरखे चला रही। वो होता क्या है? वो इन्हीं पहाड़ों या गड्ढों के छाए होते हैं। अब है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में इनकी बेल्ट पाई जाती है। ये बने कैसे होंगे? कोई ना कोई ग्रह वहाँ पे रहा होगा जो कि सन का चक्कर लगा रहा होगा, समय के साथ वो टूट गया होगा टुकड़ों में, और उसी के टुकड़े हैं। उल्का पिंड क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में जब तक बाहर हैं तब तक तो ठीक है, जब जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें आग लग जाती है और वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादातर समय क्या होता है, वो वहीं वायुमंडल में ही जल जाते हैं, पृथ्वी तक पहुँचते हैं। पर कुछ पिंड होते हैं जो कि क्या होता है, यहाँ हमारी पृथ्वी के सतह तक पहुँच जाते हैं। तो जब सतह तक पहुँचेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे वो टकराएंगे वहाँ पे जाहिर सी बात है गड्ढा ही करेंगे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। इस आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। आप इस तरह से देख सकते हैं, आसमान में जब कभी देखेंगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है। ये क्या है? आकाश गंगा इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल है इसी आकाश गंगा में स्थिर है। इसकी कल्पना
आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा क्यों से कहते हैं? क्योंकि इसकी कल्पना की गई थी कि ये एक बहती नदी सा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, यानी कि एक सिस्टम है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी कई आकाशगंगाएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी ब्रह्मांड कितना विशाल है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, पर फिर भी पूरे ब्रह्मांड के बारे में अभी तक ना जाना गया है और शायद ना ही जाना जा सकता है, या फिर हो सकता है भविष्य में कुछ भी टेक्नोलॉजी आ सकती है उसके बारे में ही कहा जा सकता है, पर अभी के अनुसार तो नहीं जाना जा सकता। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड, सबसे पहले यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है। ब्रह्मांड है, उसके अंदर क्या है? आकाशगंगा है, उसके अंदर हमारा सौरमंडल, उसके अंदर हमारी पृथ्वी और उसके अंदर हम हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? अब तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हम उसी ब्रह्मांड का पार्ट हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का एक भाग है, जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपने पूरे लेक्चर को अच्छे से सुना होगा तो इसके आंसर अब आपके पास होंगे। अगर आपको ज़रूरत आप बोलेंगे तो फिर इसका आंसर भी मैं अलग से करा दूंगा। तो यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी। अब ये यहीं पे समाप्त होता है।